इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स। अब ये 3D सीरीज और कुछ एलिमेंट्स में 4D एंड 5D का बोलूंगा और वहां पे जो है हम कंपेयर करेंगे आईपी को। तो सबसे पहले बताइए पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक कहां है? डी ब्लॉक है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि लेफ्ट से जब राइट साइड हम जाते हैं किसी पीरियड के अंदर तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है। कारण लेफ्ट साइड में मोर मेटेलिक एलिमेंट होता है और जैसे से राइट से जाते हैं वैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है या मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब एस ब्लॉक इधर है। अब देखिए जैसे मैं पी ब्लॉक में खड़ा हूं तो मेरे इस साइड में एस ब्लॉक है, इस साइड में पी ब्लॉक और मैं खुद डी ब्लॉक के अंदर हूं। तो जब मैं एस से पी की ओर जाऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डी ब्लॉक का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इनसे कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम है, लेकिन पी ब्लॉक से इनका जो मेटेलिक कैरेक्टर या पी ब्लॉक से इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, यदि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है और जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो आईपी वैल्यू इंक्रीज होगा। तो आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स पहले नोट करते हैं। देखिए यहां पे ये डी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला पॉइंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब बताइए इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसा होगा? एस से कम होगा लेकिन पी से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज लेस देन एस बट मोर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यहां से जो जा रहा है तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने की वजह से एस ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है डी से, तो डी जो है एस से कम हो गया। तो यहां पे लेस देन एस लेकिन ये मोर देन पी हो गया। तो एक चीज ये क्लियर हो गया कि जो डी ब्लॉक जो बीच में है उसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर का क्या असर हुआ। अब ये बताइए मुझे, जब लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आईपी जो है इनसे तो ज्यादा होगा लेकिन इनसे कम होगा। तो नेक्स्ट हम लेंगे, अब ये देखिए ये इन जनरल है, एक्सेप्शन तो हर जगह होगा लेकिन इन जनरल हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो आईपी इंक्रीज हो रहा है। तो आईपी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये देखिए सेकेंड पॉइंट, पहले तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो गया, सेकेंड ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आईपी वैल्यू, तो इनका वैल्यू इससे ज्यादा है इससे कम है। तो यहां पे मोर देन एस ब्लॉक बट लेस देन पी ब्लॉक। तो ये मिडिल में होने की वजह से इस तरह से हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड आईपी कैरेक्टर को डिस्कस किया। अब बताइए जब हम आईपी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आईपी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी और आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। अब कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो पहले मैं फैक्टर लिखता हूं और उसके बाद एक एक पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है आ गया एटॉमिक रेडियस। अब देखिए एटम से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयन बन जाएगा, तो वहां पे सेकेंड आईपी आ जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस। एटम से निकलेगा तो फर्स्ट आईपी, और एक बार आयन बन चुका है तो अब सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से जाएगा।
अब ये जो एटॉमिक रेडियस है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। तो यहां पे लिख सकता हूं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लेते हैं, डिस्कशन अभी करते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, ये भी लिखते हैं हम। ये हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके बाद थर्ड हम ले लेंगे जेड इफेक्टिव, उसको कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो यहां पे ही हम लिख देंगे जेड इफेक्टिव, जो हम कैलकुलेट करते हैं जेड इफेक्टिव हो गया। इसके बाद पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर, इसमें भी देखेंगे कि पेनिट्रेशन मतलब कितना क्लोज है किसी न्यूक्लियस के एटम के अंदर, क्लोजनेस कितना टाइटली बॉन्डेड है। तो एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ होता है, प्रोवाइडेड एन का वैल्यू वही हो, ठीक है। तो अब यहां पे तो पेनिट्रेशन पावर हो गया, और लास्ट में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोमियम के केस में और कॉपर के केस में ये थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज करता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस, यदि रेडियस ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर चला गया, और यदि न्यूक्लियस से काफी दूर चला गया तो लूजली बॉन्डेड हो गया। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, आईपी वैल्यू कम होगा। सेकेंड है स्क्रीनिंग इफेक्ट। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी इलेक्ट्रॉन हो किसी भी ऑर्बिट का, जिस इलेक्ट्रॉन को आप डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए हम उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और वो चाहेगा कि उसको पास ले आए, साइज एटम का रेडियस जो है वो कम हो जाए। लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रिपल्सन से उस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और ये पूरे इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो जब ये रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जैसे मान लिए एक ट्यूबलाइट है, उससे लाइट जो एमिट हो रहा है, यदि बीच में हम कर्टन एक लगा दें, तो कर्टन लगाने के बाद क्या होगा, उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो ये स्क्रीन के जैसा काम कर रहा है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वैसे ही हो गया कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब बताइए, यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा दूर जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा और आईपी वैल्यू कम हो जाएगा। अब यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, वीक है, तो कौन हावी हो गया, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है मोर टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बनाएगा। तो यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन विल गेट मोर टाइटली बॉन्डेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, यहां आईपी जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसी पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया कि यदि इफेक्टिवली इस न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू ज्यादा है तो आईपी वैल्यू भी ज्यादा होगा। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन को पास ले आएगा। इसके बाद है पेनिट्रेशन। अब आपको मालूम है कि यदि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, देन एस इज ग्रेटर देन पी इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन एफ, और यदि इलेक्ट्रॉन एस में है तो बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड होगा, और यहां पे आईपी वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे निकालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यदि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, यदि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, तो यहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगा, और उसकी वजह से आईपी सडनली ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द नेबरिंग एलिमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स थे, आप इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट। ये वैल्यूज हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। देखिए ये वैल्यूज तो थोड़े बहुत अलग अलग बुक्स में चेंज हो सकते हैं, आपको ट्रेंड याद रखना है कि कहां से डिक्रीज हो रहा है, कहां से इंक्रीज हो रहा है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 631 जो है उसका अचानक 656 हुआ। तो अब यदि मान लिया आप इसको यहां से
ऐसा अलग कर दे। अब यहां से देखिए 650 अचानक क्रोमियम बढ़ गया, और क्रोमियम जो बढ़ा उसमें कौन सा फैक्टर होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, यदि क्रोमियम मैं ले रहा हूं 4s1 3d5, यहां पे वेनेडियम की तुलना में और एमएन की तुलना में ये ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। उसी तरह से आप कॉपर को देखिए, ये जो 745 है वो इससे तो ज्यादा हो चुका है। क्यों? क्योंकि कॉपर के अंदर 4s1 3d10 है। तो क्रोमियम के केस में हम देखते हैं कि जब आप फर्स्ट आईपी की बात करें, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो हम देखते हैं फर्स्ट आईपी और इसके बाद सेकेंड आईपी। तो आपको मालूम है कि फर्स्ट आईपी विल बी लेस देन सेकेंड आईपी। ये किसी भी एलिमेंट के लिए फर्स्ट आईपी जो है मिनिमम होता है, और जैसे जैसे आईपी वैल्यू बढ़ते जाते हैं, आईपी नंबर बढ़ते जाता है, एनर्जी भी बढ़ते जाता है। क्रोमियम के केस में हम देखते हैं कि सेकेंड आईपी इज नियरली 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट आईपी। तो यहां पे मैं क्रोमियम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो यहां लिखेंगे सेकेंड आईपी ऑफ क्रोमियम इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट आईपी। तो ये क्रोमियम के केस में ऐसा हो गया। अब यदि मान लिया हम कॉपर का देखते हैं, देखिए यहां से ये आईपी वैल्यू इंक्रीज हो गया, और सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ किसके लिए? ये आयरन के लिए। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो देखेंगे सबसे ज्यादा जो है आयरन 762 हो जाता है, और इसके बाद यहां पे भी अचानक 730 से अभी देखिए 758 हो गया, यहां से डिक्रीज हुआ, लेकिन अब ये बढ़ना शुरू हो गया, और जिंक के लिए तो बहुत ही ज्यादा आईपी हो गया। क्यों? क्योंकि जिंक के अंदर एस भी कंप्लीटली फील्ड है, और N-1 डी भी कंप्लीटली फील्ड है एसपी। तो यहां पे मैं कॉपर लेता हूं, ये देखिए कॉपर जो है 4s1 3d10 है। तो ड्यू टू d10 कॉन्फ़िगरेशन अब जो है कॉपर का जो है थोड़ा सा जो है स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो यहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एस क्या हो गया? हाफ फील्ड। S1 है तो ये हाफ फील्ड हो गया, और यहां पे D कैसा हो गया? कंप्लीटली फील्ड। जैसे कि यहां पे आपने देखा है कि S जो है हाफ फील्ड है और D भी हाफ फील्ड है, तो 4s and 3d both are half filled। वहां पे S तो हाफ फील्ड है, लेकिन D जो है N-1 कंप्लीटली फील्ड है। तो इसकी वजह से जो है निकल से ज्यादा जो है कॉपर का हो गया आईपी वैल्यू। अब यहां पे देखिए, अब अपने ग्राफ में मैं ये स्कैंडियम को छोड़ देता हूं, क्योंकि मालूम है ये तो 631 से थोड़ा सा बढ़ा है। तो एक ट्रेंड हम जो देखेंगे वो ग्राफ का, वो मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे लिखिए आप, ये देखिए ग्राफ है आईपी और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो यहां पे मैं टाइटेनियम से ले रहा हूं, क्योंकि स्कैंडियम तो थोड़ा सा कम है 656। अब यहां से देखिए मैं यहां पे वैल्यूज देख रहा हूं और वहां पे ग्राफ, तो टाइटेनियम से थोड़ा सा कम हो गया वेनेडियम, तो देखिए टाइटेनियम से वेनेडियम हो गया। लेकिन क्रोमियम के केस में हाफ फील्ड दोनों ही ऑर्बिटल है, sb 4sb और 3db, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इसका आई भी थोड़ा बड़ा हो गया। तो देखिए क्रोमियम यहां पे चला गया, फिर क्रोमियम से ज्यादा Mn, यहां पे साइज जो मैटर कर रहा है। इसके बाद आयरन, आयरन जो है सबसे ज्यादा वैल्यू जो है चला गया, और उसके बाद फिर देखिए डिक्रीज होना शुरू हुआ 758 737। लेकिन जैसे ही आप क्रोमियम पे गए, कॉपर पे गए, क्रोमियम पे यहां जब गए यहां पे चेंज हो गया। अब जब कॉपर पे गए तो कॉपर पे भी यहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, और अब चेंज होकर कॉपर का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हो गया। और जिंक जो है, जिंक के अंदर क्या होगा इसको भी देखते हैं। ये जिंक वैल्यू जब हम लेते हैं तो ये 4s2 3d10 है। जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट s है वो भी कंप्लीटली फील्ड है, और N-1 d, तो यहां पे हो गया बोथ 4s and 3d are कंप्लीटली फील्ड। अब इसकी वजह से जिंक का वैल्यू जो है
फिर यहाँ पे बड़ा हो गया। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये जिंक नहीं आता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहां तक है। लेकिन जब हम डी की बात करेंगे तो जिंक का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होता था, क्योंकि ये कंप्लीटली फील्ड एस एंड कंप्लीटली फील्ड n-1 डी है। ठीक है, तब इसको नोट कीजिए आप। अब किसी ग्रुप के अंदर आईपी वैल्यू किस तरह से चेंज होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक ग्रुप लेता हूं मैं, थर्ड बी, और याद कीजिए थर्ड बी ग्रुप में स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसके बाद 18 एलिमेंट्स के डिफरेंस पे आ जाता है इट्रियम 39, इसके बाद 18 एलिमेंट्स के डिफरेंस पे आ जाता है लैंथेनम 57, और इसी लैंथेनम के बाद 58 से 71 जो होता है वो लैंथेनॉइड्स होता है। तो यहां पे स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम आ गया। अब यदि मान लिए हम टॉप टू बॉटम यहां पे देखें, और यहां मैं लिख दूं रेडियस और यहां पे आईपी, तो बताइए टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो रेडियस जो है एन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यहां पे एन वैल्यू कितना है 4, एन वैल्यू 5, एन वैल्यू 6। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो डिसाइड करेगा साइज कितना है। तो जैसे हम एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पे लिखेंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, इसलिए आईपी वैल्यू डिक्रीजेज। तो ये आईपी का वैल्यू जो है डिक्रीज हो गया। उसी तरह से अब हम लेंगे ZR एंड HF का। ये देखिए लैंथेनम है, इट्रियम के बाद क्या है जिरकोनियम। तो यहां पे जो क्वेश्चन बनते हैं ZR एंड HF के। अब यहां पे आपको दो चीजें हैं, एक तो रेडियस हमें कंपेयर करना है और एक आईपी को कंपेयर करना है। तो ZR और HF में आपको मालूम है कि HF के पहले ये लैंथेनम है, ये देखिए आप लैंथेनम 57, इसके बाद हाफनियम जो है ये है 72, और इसके ऊपर है ZR जिरकोनियम, और यहां पे बीच में जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है। तो 58 टू 71 आर, ये देखिए ये लैंथेनॉइड्स हैं, और लैंथेनॉइड्स के अंदर ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज जो होता है उसको हम कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देखिए अब यदि साइज इस तरह से ऐसा छोटा होता गया, तो जब 58 से 71 तक जाएंगे और जब वापस हम आएंगे तो वापस आने के बाद हमें क्या मिलेगा HF। तो यहां पे जो F ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया उसकी वजह से साइज HF का जो है वो छोटा हो गया। तो हम क्या सोच रहे हैं कि ZR और HF ठीक है, यदि आ जाए कहीं के नियरली इक्वल क्यों है तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन यदि वैल्यू आ जाए कि ZR का कितना है HF का कितना है, तो आपको यह देखना है कि ZR से HF जब हम जा रहे हैं तो यहां पे रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आईपी जो है इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ZR। अब यहां ZR से जो है HF जो है ये जो है आपका वैल्यू जो है कम हो गया, तो यहां पे आप लिख सकते हैं ZR रेडियस HF, देयरफॉर आईपी ZR जो है लेस देन HF हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि टॉप टू बॉटम जो है रेडियस तो इंक्रीज हुआ लेकिन आईपी वैल्यू क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो ये वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा, ये देखिए रेडियस डिक्रीजेस, आईपी इंक्रीजेस। तो यहां पे देखिए आप आईपी वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर तो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहां लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो साइज का जो वेरिएशन आ गया, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे थोड़ा सा हट के आ गया, तो उसकी वजह से जो है रेडियस जो है डिक्रीज हुआ, इसलिए आईपी वैल्यू इंक्रीज हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ग्रुप के अंदर ये इस तरह का वेरिएशन आता है, लेकिन जब हम ZR HF पे जाते हैं तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सारा चीज अलग ही दिखता है हमें। अब ये बताइए यदि मैं लैंथेनम से ये HF होते होते यहां तक चला जाऊं मर्क्यूरी तक जो एटॉमिक नंबर 80 है, तो हम क्या सोच सकते हैं लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो डेफिनेटली लैंथेनम जो है
जो साइज होगा बड़ा होगा और इसका जो आईपी वैल्यू है वो कम होगा और Hg का आईपी वैल्यू ज्यादा होगा। तो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, आईपी ऑफ लैंथनम इज लेस देन मर्क्यूरी। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि वैल्यूज जो है किस तरह से जो है चेंज होते हैं आईपी के लेफ्ट से राइट, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो है आईपी के वेरिएशन 3D सीरीज के अंदर है, इसको नोट कीजिए आप। रेडियस के वैल्यू को देखिए, जिरकोनियम 1.6 एंगस्ट्रॉम है और उससे छोटा 1.59 एंगस्ट्रॉम, इसलिए हम कहते हैं Zr एंड HF नियरली इक्वल एटॉमिक रेडियस, नियरली इक्वल। और कारण वहां क्या बताते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे ये साइज डिक्रीज हुआ तो थोड़ा सा इसका जो है आईपी वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो ये जिरकोनियम एंड हाफनियम का वैल्यू दे दिया मैंने। अब यहां पे देखिए, जब हम 4D में जाते हैं तो 4D में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो यहां जो आईपी 4D और 5D सीरीज का है ऑलमोस्ट नियरली इक्वल हो जाता है। और ये कारण क्या है, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे Zr और HF का साइज नियरली इक्वल हो गया और आईपी भी नियरली इक्वल है, उसी तरह से 4D एंड 5D सीरीज में। अब इस पर देखिए सेकेंड आईपी ऑफ जिंक। अब फर्स्ट आईपी एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, सेकेंड आईपी जो है वो एस इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन वहां है। तो सेकेंड आईपी बड़ा तो होगा लेकिन बहुत उतना ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन S से निकाल रहे हैं ना कि N-1 D से निकाल रहे हैं। उसी तरह से Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d5। तो यहां पे देखिए Mn 25 4s2 3d5। जब आप फर्स्ट आईपी सेकेंड आईपी की बात करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं, S से निकाल रहे हैं। और जैसे ही सेकेंड आईपी कंप्लीट हुआ अब थर्ड इलेक्ट्रॉन D5 से निकलेगा जो कि हाफ फील्ड है। और यदि हाफ फील्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए पॉइंट है हमारा इन Mn फॉर Mn थर्ड आईपी इज हायर ड्यू टू D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अचानक जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये हो गया ड्यू टू हाफ फील्ड। तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है किस तरह से जो है आईपी का वेरिएशन है ग्रुप्स के अंदर, कुछ ग्रुप्स के एलिमेंट्स लिए, कुछ पीरियड्स के अंदर लिए, लेकिन डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लिया। इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कीजिए और इसके आंसर भी आप रेडी रखिए क्योंकि हर वीडियो में डिस्कशन के बाद क्वेश्चन आंसर तो मस्ट है। तो आप इसको नोट कीजिए, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। यस, आई होप आपने सब नोट कर लिया है और आपका आंसर बिल्कुल रेडी है। फर्स्ट क्वेश्चन, द आईपी ऑफ Zr इज 640 किलोजूल और इसका HF पूछा गया है। ये बताइए, जब हम यहां पे ले रहे हैं Zr एंड HF, तो ये देखिए जिरकोनियम है, ये HF है। जिरकोनियम से नियरली साइज जो है इक्वल है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। फिर भी यदि हम यहां टॉप टू बॉटम साइज की बात करें तो साइज डिक्रीज है। यदि साइज डिक्रीज होगा तो आईपी इंक्रीजेस। तो आईपी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब हो गया 640 से कम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। अब सवाल उठता है कि ये भी तो ज्यादा है, लेकिन जब साइज नियरली इक्वल है तो ये अचानक वैल्यू इतना ज्यादा तो नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या हो गया, ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए। मैक्सिमम आईपी वैल्यू इन 3D सीरीज, याद कीजिए जिंक 4s2 3d10, S भी कंप्लीटली फील्ड है, D भी कंप्लीटली फील्ड है, साइज भी छोटा। तो यहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है और वहां पे आईपी जो है नियरली 906 किलोजूल पर मोल आता है। तो मैक्सिमम जो है आंसर है जिंक का और यहां पे वैल्यू 906 किलोजूल पर मोल, ये करीब अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो है जिंक का। फिर है द सेकेंड आईपी ऑफ कॉपर इज वेरी हाई। अब बताइए सेकेंड आईपी वेरी हाई है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 29 है, ये होता है 4s1 3d10। अब
जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आयन होगा Cu प्लस, ये हो जाएगा 4s0 3d10। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे वो निकलेगा 3d10 से, जो हाईली स्टेबल है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इट हैज गॉट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो द सेकंड आईपी विल बी मच हायर देन फर्स्ट आईपी। तो यहां पे द सेकंड आईपी क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ देयर। अब बताइए, लेस रिएक्टिव होने का मतलब हो गया या तो इसका आईपी इतना ज्यादा है कि उसको मेल्ट करने से हम इलेक्ट्रॉन को भी नहीं निकाल सकते हैं, आईपी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। अब मालूम है कि एस ब्लॉक से आईपी जो डी ब्लॉक का वो तो ज्यादा है ही। अब इसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए भी जो एंथैल्पी वो भी बहुत ज्यादा है, तो ना तो हम एटोमाइज कर पाएंगे ना इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, तो रिएक्टिविटी तो कम होगी ही। तो ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। कारण क्या है? पहला दिखता है हाई आईपी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा होता है। हाई आईपी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों कंडीशन इसके अंदर फिट हो गया। अब लो आईपी है, इसलिए सी एंड डी जो है वो चारों ऑप्शन जो है उसमें से दो ऑप्शन तो हम कैंसिल कर दिए लो आईपी की वजह से। हमारा आंसर क्या है? हाई आईपी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक इन नेचर? ये है CuF2, CuCl2। अब कॉपर +2 तो दोनों में ही है, तो याद कीजिए एक अब क्वेश्चन आ गया है फजाल रूल के अनुसार हम लेते हैं साइज ऑफ द आयन। पॉजिटिव आयन लार्जर होना चाहिए, नेगेटिव आयन छोटा। तो नेगेटिव आयन छोटा सबसे कौन सा है? F- है, इसलिए ये हो जाएगा मोर आयनिक। एंड मोर ओवर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर इन फर्स्ट केस। तो आयनिक नेचर जो है सबसे ज्यादा इसका हो गया। फिर देखिए आप, metal metal bonding is more frequent in 4D and 5D series than 3D series। अब ये बताइए, यदि इनके metal metal bonding is more frequent in 4D and 5D, 3D में जो है, अब 3D से जैसे 4D 5D आते हैं तो ये जो हीट ऑफ एटमाइजेशन वो जो चेंज होता है या आईपी वैल्यू जो चेंज होता है उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि कहां पे जो है मेटल मेटल बॉन्डिंग होगा। तो यहां पे देयर ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो एक रीजन है जिसकी वजह से मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है वो 3D सीरीज में ज्यादा होगा, 3D सीरीज में। और इसके बाद जब हम कंपेयर करेंगे 4D एंड 5D से तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो मोर फ्रीक्वेंट इन 4D एंड 5D सीरीज दैन 3D सीरीज है, क्योंकि आपको मालूम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाके बॉन्डिंग करते हैं और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, तो ये मेटल बॉन्डिंग हो जाता है। आपका आंसर हो गया फर्स्ट वन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चंस को भी नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकेल एंड प्लैटिनम दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड आईपी टुगेदर वैल्यू दिए हुए हैं और थर्ड एंड फोर्थ का दिया हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड का दिया मतलब जब हम दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और इनके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या होगा, और यदि हमने चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया तो क्या होगा। तो यहां पे वैल्यूज दिए हुए हैं +2 के लिए। जब दो इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे I1 I2 को जब हम यूज कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। इसके बाद चारों इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ ये है, तो थर्ड एंड फोर्थ है तो आपको देखना पड़ेगा दोनों 1 2 3 4 दोनों मिलाकर टोटल कितना हुआ, ये दोनों मिलाकर टोटल कितना हुआ वो बताएगा कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर 4 लेंगे तो वहां पे स्टेबिलिटी का कैसे क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। करेक्ट स्टेटमेंट इज Ni2 कंपाउंड्स टेंड टू बी थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन प्लैटिनम 2। अब +2 का मतलब हो गया आप यहां से जब एनर्जी 2.49 यूनिट कर देंगे तब ये जो है निकल के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ये 2.60 का निकल जाएगा। अब सबसे कम एनर्जी यहां पे लगा, तो सबसे कम एनर्जी जब गया तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। सिस्टम के पास एनर्जी कम है तो यहां पे जो है कम एनर्जी का रिक्वायरमेंट, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये मोर स्टेबल हो गया। इसका मतलब ए स्टेटमेंट तो सही है। इसका मतलब है प्लैटिनम 4, इसका मतलब ये जो हो गया जब 4 की हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए ये दोनों को ऐड कर दीजिए,
ये वैल्यूज, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू, तो आप ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है मच हायर देन दिस वन है। तो इसका मतलब होगा कि जब Ni के 4 लिखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जबकि प्लैटिनम में चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए। इसका मतलब हो गया प्लैटिनम 4 कंपाउंड टेंड टू बी मोर स्टेबल देन निकेल 4+, मतलब +2 के लिए ये स्टेबल, +4 के लिए प्लैटिनम का स्टेबल है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो फिर हमें लेना पड़ेगा ऑप्शन सी। फिर देखिए एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो स्मॉलर देन एस ब्लॉक, अब बताइए एस ब्लॉक बड़ा है, डी ब्लॉक छोटा होता गया। अब जब छोटा हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस जो है कम हो गया, आईपी वैल्यू ज्यादा हो गया। तो अब यहां पे देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। देयर इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड। ऑफ कोर्स जब हम प्रोटॉन को ऐड करेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना ही है। ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द पेनल्टीमेंट, यस आउटरमोस्ट यदि 4s है तो 3d में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा पेनल्टीमेंट में, ये भी करेक्ट है। द शेडिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल, यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नहीं ऐड कर रहे हैं, आप पेनल्टीमेंट में ऐड कर रहे हैं, और जब n-1 ऑर्बिट में आप जब ऐड कर रहे हैं तो शेडिंग तो वीक होगा ही। तो तीनों जब सही है तो ऑल ऑफ दीज ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, Zr, देखिए जिरकोनियम जो है 4d में है, हाफनियम 5d में है, और इन दोनों के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली इक्वल है, तो वही दिया है दो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो यहां पे इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज का जो हम डिस्कशन करते हैं वो आईपी वगैरह ये सब जो रिलेटेड जो चीजें हैं वो नियरली इक्वल हैं। नियरली इक्वल क्या है? रेडियस। तो आपने देखा है कि Zr और HF ऑलमोस्ट नियरली इक्वल रेडियस है, तो वहां पे आईपी भी नियरली इक्वल है। ऑफकोर्स जो है HF का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन नियरली इक्वल जैसा बिहेवियर है तो वो है सिर्फ आयनिक रेडियस की वजह से। तो कोई ऑप्शन है आयनिक रेडियस का? बोथ हैव सिमिलर रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस दोनों का ही जो है कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। तो हमारा यही कारण है कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, इसको आप नोट कीजिए। आई होप आपके सारे आंसर सही आए होंगे, ठीक है। और यदि कहीं कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से प्ले कीजिए, एक बार फिर से देखिए आप, लेकिन सही आंसर सभी क्वेश्चंस के आने चाहिए, ठीक है।